आज मैकेनिक्स में हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्यूडो फोर्स, और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्यूडो फोर्स है क्या, कहाँ पे स्यूडो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, स्यूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा, और वो है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या है? इसको अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि हम जहाँ से भी किसी मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक गाड़ी के मोशन को, ट्रेन के मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देन द प्लेटफॉर्म इज़ माई रेफरेंस फ्रेम। ठीक उसी समय एक आदमी इनसाइड द ट्रेन है और वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, या स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उस आदमी के लिए वो ट्रेन रेफरेंस फ्रेम है। यानी ऑब्ज़र्वर जहाँ से मोशन को ऑब्ज़र्व करता है, या कहिए कि इन्वायरमेंट ऑफ द ऑब्ज़र्वर। ठीक है, इन्वायरमेंट ऑफ द ऑब्ज़र्वर। इस रेफरेंस फ्रेम में, यानी जहाँ से हम लोग मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पर एक ओरिजिन होता है, 3 एक्सिस हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यानी अगर हम जैसे प्लेटफॉर्म से मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो एक पॉइंट हमारा होगा ओरिजिन जो प्लेटफॉर्म पे होगा, और फिर हमारा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा एक्स वाई जेड। ठीक इसी तरह से एक आदमी जो ट्रेन में बैठ के मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है वो एक पॉइंट को सेलेक्ट करेगा अपने रेफरेंस फ्रेम में, वो उसका ओरिजिन होगा, और फिर उससे एसोसिएटेड 3 एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, तो वो उसका अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। अब ये रेफरेंस फ्रेम जो है ये 2 तरह का हो सकता है। यानी एक ऑब्ज़र्वर जहाँ से मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है वो 2 तरह का हो सकता है। उसमें पहले को हम लोग कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। शॉर्ट में इसको हम लोग आगे की चर्चा में IRF लिखेंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और NIRF, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम हमारा हुआ इन्वायरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जहाँ से एक मोशन को ऑब्ज़र्व किया जाता है वो हमारा रेफरेंस फ्रेम है। और वो 2 तरह का हो सकता है। जैसे आप सपोज़ करिए कि एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसका रेफरेंस फ्रेम, और एक आदमी जो ट्रेन के अंदर था उसका रेफरेंस फ्रेम। ये दोनों डिफरेंट हैं, ये तो आप कह सकते हैं। इस बेसिस पर कह सकते हैं क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे है उसने जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच किया है, बनाया है अपने रेफरेंस फ्रेम के साथ, वो रेस्ट में है, और जो ट्रेन में है वो मूविंग रेफरेंस फ्रेम है। यानी एक तो मतलब डिफरेंस यहाँ पर क्लियर है कि एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो रेस्ट में हो, और एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो मोशन में हो। अब जो मोशन में रेफरेंस फ्रेम है वो भी 2 उसमें पॉसिबिलिटी है, वो 2 तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी हमारे पास 3 तरीके के रेफरेंस फ्रेम की पॉसिबिलिटी हो गई। एक वो रेफरेंस फ्रेम जो रेस्ट में हो, एक वो रेफरेंस फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटेड हो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और एक वो रेफरेंस फ्रेम जो एक्सीलरेटेड मोशन में हो। तो इसमें जो 2 टाइप हैं, यानी रेफरेंस फ्रेम एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों को ही कहा गया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम।
और एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम को कहा गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कुछ और ख़ास बात है इन दोनों रेफरेंस फ्रेम में। पहली तो खासियत ये है कि चलिए मोशन में है, एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है, लेकिन ऐसा डिवाइड हो जाने से, यानी इस तरह के रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल कहेंगे और इस तरह के रेफरेंस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल कहेंगे, इससे क्या हम लोगों को एक एडवांटेज मिला? तो एडवांटेज ये था कि हम लोगों को ये पता है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, और इस रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। यानी आप यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्ज़र्वर हमारा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो ट्रेन के मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है। ट्रेन के मोशन को ऑब्ज़र्व करने का क्या मतलब है? ट्रेन पर जो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको वो शो कर रहा है, और फिर उसके बाद वो F=ma को अप्लाई करके ट्रेन का एक्सेलरेशन हमें बता रहा है। और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। जैसे सपोज़ करिए कि एक ब्लॉक है, इस पर हमने F फोर्स लगाया, एक ऑब्ज़र्वर है जो ग्राउंड पर है, वो क्या करेगा? इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज कर रहा है। एनालिसिस का मतलब हुआ कि इस पर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो उसको दिखा रहा है, और इस मोशन के बारे में आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो आपको बता रहा है कि ये ब्लॉक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। उसने पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये दिया। दूसरा, उसने कहा कि x डायरेक्शन में सिंगल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ये जो ब्लॉक है x डायरेक्शन में मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन जो होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर होगा। दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस। एक ऑब्ज़र्वर ने यहाँ पे खड़े हो करके इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज किया, और एनालिसिस के बाद उसने जो आपको रिज़ल्ट दिया वो रिज़ल्ट एकदम करेक्ट देगा वो। यानी उसने आपको कहा कि n=mg, तो ये सही है, n की वैल्यू mg के बराबर होगी, और फिर वो आपको कहेगा कि ये ब्लॉक x डायरेक्शन में मोशन में है विथ एक्सेलरेशन दिस इज़ करेक्ट। अब अगर एक ऑब्ज़र्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, सपोज़ ये ऑब्ज़र्वर है यहाँ पे, और ये सर्टेन ए नॉट एक्सेलरेशन से एक कार्ट है उस पर मूव कर रहा है, और उस पर वो ऑब्ज़र्वर है। अब ये जब इस मोशन को एनालाइज करेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए, इस ऑब्ज़र्वर ने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज़ किया है, तो ये ऑब्ज़र्वर जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करता हुआ आपको इस मोशन के बारे में बताएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी। ये अभी हम लोग देखेंगे सही कैसे नहीं होगी। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि नॉट वैलिड या वैलिड का मतलब क्या है। यानी एक ऑब्ज़र्वर हमारा ग्राउंड पे है, यानी रेस्ट में है, और उसने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हुए एक बॉडी के मोशन को एनालाइज किया। एनालिसिस के बाद उसने जो हमें रिज़ल्ट दिया, सभी रिज़ल्ट सही हैं। यानी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में जो हो रहा है वही उसके कैलकुलेशन से हमें मिल भी रहा है। यानी मैथमेटिक्स वही रिज़ल्ट हमें दे रही है जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन जब ये ऑब्ज़र्वर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके इस मोशन को एनालाइज करेगा और जो रिज़ल्ट आपको देगा वो सही होगा, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी ऑब्ज़र्वेशन और जो उसका मैथमेटिकल रिज़ल्ट है वो दोनों टैली नहीं करेंगे।
यानी वो आपको रिजल्ट के रूप में कुछ और देगा और ऑब्जर्वेशन आपका कुछ और है। ठीक है, अब आप देखिए कि कैसे इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक कंपार्टमेंट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि कैसे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सही रिजल्ट मिल रहा है, और जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट्स सही नहीं मिल रहा है। ये हमारा एक कंपार्टमेंट है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, इस कंपार्टमेंट में एक ब्लॉक मौजूद है एम मास का। ठीक वैसा ही लगभग एग्जाम्पल हमने लिया है। ये हमारा ऑब्जर्वर नंबर 1 है जो कि इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा। आप ये मान के चलिए कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है जो बॉडी है हमारा इस कंपार्टमेंट का, और इस कंपार्टमेंट के अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद है, ऑब्जर्वर नंबर 2, और ये भी इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखें कि ऑब्जर्वेशन क्या है और मैथमेटिक्स हमें क्या बता रहा है। मैथमेटिक्स हमें क्या बता रहा है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन से हमें क्या मिल रहा है। चलिए पहले हम लोग बात करें ऑब्जर्वर 1 की। तो ऑब्जर्वर 1 का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, यानी ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन इसका ये है कि ब्लॉक इज एट रेस्ट इन वाई डायरेक्शन, यानी ये देखेगा कि वाई डायरेक्शन में इस ब्लॉक में कोई मोशन नहीं है, और आप इससे एग्री भी कर रहे होंगे। दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन होगा ब्लॉक इज मूविंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और दूसरा ये ऑब्जर्व करेगा कि ये ब्लॉक जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन में है। ठीक, ये इसके 2 ऑब्जर्वेशन हो गए। अगर हम ऑब्जर्वर 2 की बात करें और इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखें कि ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन यही होगा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट इन वाई डायरेक्शन, और दूसरा ऑब्जर्वेशन इसका जो होगा वो होगा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो। अगर आप अपने आप को यहाँ रखें, आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपके ट्रेन में एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसको कहते हैं कि वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक रेस्ट में है, इसलिए इसने देखा कि भाई वाई डायरेक्शन में हम देखें तो भी रेस्ट में है, एक्स डायरेक्शन में देखें तो भी रेस्ट में है। लेकिन ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि वाई डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली इसमें कोई मोशन नहीं है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो इसका सेकंड ऑब्जर्वेशन इसने लिखा ब्लॉक इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। अब ये लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व तो इन लोगों ने कर लिया, और अब इस ऑब्जर्वेशन के पीछे की जो मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिकली इनका ऑब्जर्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, इसको ये लोग चेक करें। तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन को, उसके लिए इन लोगों को फोर्स दिखाना पड़ेगा। mg नीचे की ओर, नॉर्मल इस डायरेक्शन में n1 कह लीजिए, एक और नॉर्मल क्योंकि एक और सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो एक और नॉर्मल हो गया n2, और कोई फोर्स यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए अब इन फोर्सेस की मदद से ऑब्जर्वर 1 अपने ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये कहेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में N1 ने mg को बैलेंस कर दिया है, दिस इज़ वाई ब्लॉक इज एट रेस्ट इन वाई डायरेक्शन। यानी ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिक्स ने सपोर्ट किया। ऑब्जर्वेशन था कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो मैथमेटिक्स ये कह रहा है कि N1 और mg इक्वल हैं, इसलिए ब्लॉक रेस्ट में है। चलिए ठीक है। ब्लॉक इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ भी मैथमेटिक्स इसके सपोर्ट में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लॉक पर सिंगल फोर्स एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है N2, और न्यूटन साहब ने कहा है कि जब किसी भी बॉडी पे सिंगल फोर्स काम करे तो वो ब्लॉक मोशन में होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ ये कह सकता है कि भाई सिंगल फोर्स काम कर रहा है इसलिए ब्लॉक मोशन में होगा, और यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेगा, नेट फोर्स इक्वल्स ma, और आपको बताएगा कि एक्सेलरेशन जो होगा N2 बाई m। ठीक है, या आप यहीं रहने दीजिए, हटाइए उसको। N2 इक्वल सॉरी A0, दिस इज A0, यानी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिस एक्सेलरेशन से हमारा ये कंपार्टमेंट मूव कर रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में ब्लॉक इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ एक्सेलरेशन A0, सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कहीं पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है और जो हमारी मैथमेटिक्स है, जो लॉ है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ हम लोग आते हैं। अब ये ऑब्जर्वर फिर फोर्सेस तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हैं, फोर्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। अब ये कहेगा कि ब्लॉक वाई डायरेक्शन में रेस्ट में है, क्योंकि N1 ने mg को बैलेंस कर दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिक्स ने सपोर्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए दोनों, जब वो अपने सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आता है तो अब वो देख रहा है कि ऑब्जर्वेशन इसका है कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, लेकिन ये मैथमेटिक्स इसको ये कह रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट में रह ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूटन के लॉ के अनुसार अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अपने रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल मानता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार इस ब्लॉक पर सिंगल फोर्स काम कर रहा है एंड दिस ब्लॉक मस्ट बी इन मोशन। तो ये ब्लॉक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार मोशन में होना चाहिए, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन है कि द ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो देयर इज ए कंट्राडिक्शन इन द ऑब्जर्वेशन एंड इन द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यही है कि हम लोग कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को जब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन और फैक्ट दोनों डिफरेंट है। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो रिजल्ट हमें दे रहा है और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों में कंट्राडिक्शन है। तो ये मीनिंग है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या करें? मान लीजिए कि हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही हैं और हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई भी करना है, तो फिर एक रास्ता निकाला गया। ठीक है, कि क्या किया जाए कि हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी मोशन की एनालिसिस करें और वो सही हो, यानी हमें रिजल्ट सही मिले। तो उसके लिए कहा गया कि जब भी आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम कर रहे हों तो आपको रियल फोर्सेस के अलावे, दीज आर द रियल फोर्सेस, यानी इनका एग्जिस्टेंस है, रियल फोर्सेस के अलावे आपको एक इमेजिनरी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी पर। और जब आप उस इमेजिनरी फोर्स को अप्लाई करेंगे उस बॉडी पर और तब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर आप अप्लाई करते हैं, देन इट विल गिव द ट्रू रिजल्ट्स, करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, इसी काल्पनिक फोर्स को, इसी इमेजिनरी फोर्स को नाम दिया गया स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब ही इमेजिनरी, नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन रियल। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि स्यूडो फोर्स को हम लोग लगाएं कैसे? यानी फोर्स जैसे ही बात आ रही है तो दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी
और उसे हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो उसके बारे में कहा गया कि स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स F, ये होता है मास ऑफ द बॉडी, यानी जिस भी बॉडी पर आप स्यूडो फोर्स लगाना चाहते हैं उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो इस हिसाब से इस बॉडी पर जो हमारा स्यूडो फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी दैट इज m, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम दैट इज a नॉट। तो ये चीज़ हमें पता चल गया कि स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स? डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स is opposite to the direction of acceleration of reference frame। यानी स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। यानी स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m a नॉट के बराबर। ठीक, तो अभी क्या कहा गया कि अगर आप नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम में काम कर रहे हैं तो रियल फोर्सेस के अलावे अगर आप एक स्यूडो फोर्स भी उस बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं, देन यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब देखिए कि इसने ये काम कर दिया कि एक स्यूडो फोर्स इसने अप्लाई कर दिया। अब फिर अपने सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे आएगा कि द ब्लॉक इज एट रेस्ट इन x डायरेक्शन। तो अब ये इसको एक्सप्लेन कर सकता है मैथमेटिकली। अब ये कहेगा कि N2 और ये F दोनों इक्वल हैं, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, दिस इज़ वाई इट इज़ एट रेस्ट। यानी ये अब आपको बताएगा कि N2 और F बराबर हैं, या इसी को आप कह सकते हैं कि N2 इक्वल्स ma नॉट, दिस इज़ वाई द ब्लॉक इज़ एट रेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए मैथमेटिकली दोनों ऑब्जर्वेशन एकदम सिमिलर है, यानी यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट अब आया वो सही रिज़ल्ट है। ठीक है, दोनों में मैथमेटिकली दोनों एकदम सिमिलर है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा जाए तो क्या है कि N2 इज़ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a नॉट। यहाँ पर क्या है, N2 बैलेंसेस ma नॉट, दिस इज वाई द बॉडी इज एट रेस्ट। तो मैथमेटिक्स सिमिलर है बट दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग है, चूँकि ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी स्यूडो फोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि हम लोग स्यूडो फोर्स का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो। यानी जब भी हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से काम करेंगे और हम चाहते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करें, तो हमें रियल फोर्सेस के अलावे एक फ़ोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी पर जिस बॉडी की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, और उस नॉन रियल इमेजिनरी फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम होगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि रेफरेंस फ्रेम कौन कौन से हैं, किस रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, किस में नहीं है, क्यों एप्लीकेबल नहीं है ये भी क्लियर होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं है अगर कहा जाए तो वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जो रिज़ल्ट है दोनों टैली नहीं कर रहे हैं। यानी हम देख कुछ और रहे हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें कुछ और चीज़ बताना चाह रहा है। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार होना कुछ और चाहिए लेकिन हम ऑब्ज़र्व कुछ और कर रहे हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो कंट्राडिक्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉट एप्लीकेबल। यानी आपका ऑब्जर्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि कहाँ स्यूडो फोर्स अप्लाई करना, ये तो हम लोग समझ गए। तो
अभी आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो ये प्रॉब्लम है ये हम लोगों ने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी बनाया, नॉन इनर्शियल से भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम जो है वो इनर्शियल से नहीं बनेगा तो नॉन इनर्शियल से बनेगा, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम जो है वो अगर नॉन इनर्शियल से सॉल्व हो रहा है तो वो इनर्शियल से भी बनेगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। बस आपको एडवांटेज क्या होगा कि आप नॉन इनर्शियल से जब काम करेंगे कुछ जगहों पर तो आपके लिए थिंग्स ईजियर हो जाएंगे, आप आसानी से उनको कर पाएंगे, आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो मतलब ईजियर होगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम आपको उस चीज़ को बताते हैं कि कैसे हम लोग ये समझेंगे कि हाँ भाई यहाँ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से अगर हम लोग काम करें तो हम फ़ायदे में रहेंगे। जैसे देखिए एक ट्रायंगुलर वेज है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, ठीक है। इस पर एक ब्लॉक है, ये इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो छोटा मास है ये इस पर स्लाइड कर रहा है और इसके स्लाइड करने के कारण ये इधर मूव करेगा, ठीक है। ये इस पर मूव कर रहा है। अब देखिए ज़रा सा, अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं यानी कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़े हैं और इस ट्रायंगुलर वेज के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजियर है मोशन, सिंपल है मोशन। हम लोग क्या देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर वेज हमारी तरफ आ रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि ये ब्लॉक जो है वेज पर स्लाइड भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि वेज जो है खुद भी आगे बढ़ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से ये ब्लॉक जो है अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो आप देखिए कि इस डायरेक्शन में भी ये मूव किया और वेज के मूव करने के कारण इस डायरेक्शन में भी उसका एक मोशन है, यानी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके मोशन को अगर आप देखें। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हैं, लेकिन आपके लिए इस ब्लॉक का मोशन जो है ईजियर हो जाता है। अब आपके लिए ब्लॉक का मोशन क्या हो गया, अब इधर कोई मोशन नहीं, आपके लिए सिंपल ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ब्लॉक का मोशन अब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है अलोंग द सरफेस ऑफ द ट्रायंगुलर वेज। तो अगर हम इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करने के लिए हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करें, यानी हम ये इमेजिन करें कि हमारा ऑब्जर्वर इस ट्रायंगुलर वेज पे है, तो हमारे लिए थिंग्स शुड बी इजियर, ठीक है। तो ये आज डिस्कशन हुई स्यूडो फोर्स के बारे में और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे स्यूडो फोर्स किसको कहते हैं और स्यूडो फोर्स कहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे और किस सिचुएशन में हमारे लिए स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम करना एडवांटेजियस है, ठीक है।